हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीविकल आर्ट्स क्लास में। आज की इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं भूगोल विषय का, विथ डायग्राम, विथ कोटेशन, विथ फिगर के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। याद करवाने की 100% गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि क्वेश्चन पूछ लिया कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना कीजिए, ठीक है, या कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार बताया है, कई बार आपको बताया कि कॉपी लिखने की शैली अगर आपको पता है तो आप अच्छे नंबर से पास होगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे लिखते हो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना लेनी है। इस प्रकार से आपको एक चार्ट बना लेनी है, ठीक है। अब देखिए उद्योग प्रभावित क्यों होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना है, ठीक है। तो देखिए उद्योग प्रभावित होने के पहले कारक मतलब होता है कारण। क्या कारण है कि उद्योग क्यों प्रभावित होते हैं? तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई उत्पादन करना है आपको, तो कच्चे माल जब तक नहीं रहेंगे, कच्चे सामग्री नहीं रहेंगे तो क्या आप वस्तु उत्पादन कर पाओगे? आपको खाना बनानी है, सब्जी बनाना है, मान लेते हैं अगर पनीर की सब्जी बनाना है, पनीर ही नहीं रहेगा तो क्या पनीर की सब्जी बन पाएगा? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि कच्चे माल होना चाहिए जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जहां पे उद्योग स्थापित होते हैं उसके आसपास एरिया में ही वो कच्चे सामग्री आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे कच्चे माल जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट अभी पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से फिगर के माध्यम से और मैं समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा देखिए सस्ते एवं कुशल श्रमिक। अगर मान लीजिए आपका घर बन रहा है तो आप यही चाहोगे भैया सस्ते श्रमिक मिल जाए, सस्ते मजदूर मिल जाए, हमारा काम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा काम करें, कम पैसे में काम करें। ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ पे हर कंपनी वाले ये चाहते हैं कि सस्ते श्रमिक मिले। और देखिए लिखा है कुशल श्रमिक, तो मतलब कुशल मतलब जिनके पास जानकारी हो, मशीन कैसे चलती है, कैसे ऑपरेटर होता है, पूरा काम कैसे होता है, उनको जानकारी होना चाहिए। सस्ते भी चाहिए, कुशल भी चाहिए। ये देखिए तो यहाँ पे ये उद्योग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट शक्ति के साधन है। शक्ति का साधन, शक्ति का साधन मतलब पावर यानी बिजली। भाई बिजली ही नहीं रहेगी तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा उत्पादन नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। तो जहां बिजली आसानी से कम दाम पे अच्छे से मिल जाए वहां पे उद्योग प्रभावित होता है, ठीक है। आगे भी और अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं डिटेल में। परिवहन के साधन, मान लीजिए आप कंपनी खोल दिए हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वस्तु उत्पादन हो रहा है, काम हो रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई परिवहन का साधन ना हो तो आप क्या उस वस्तु को मार्केट तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए परिवहन का साधन भी आपके पास होना चाहिए। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बाजार की सुविधा। आपको कंपनी खुल गई है, व्यवसाय भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है, परिवहन के साधन भी आपके पास हैं और जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बाजार की सुविधा ना हो, ठीक है, बाजार की सुविधा ना हो तो क्या आप अपने सामान को मार्केट में बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए बाजार की सुविधा होना चाहिए। तो बाजार जो होते हैं उद्योग को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है सरकार की उदार नीति। सरकार की उदार नीति का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिजनेस किए हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिलना चाहिए। मदद का मतलब कि थोड़ा टैक्स में छूट दे दिया जाए, है ना, बहुत सारी नीतियां हैं उनको हटा लिया जाए या कम कर दिया जाए, तो जो नियम वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब उद्योग को प्रभावित करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो बात होगी सिर्फ समझने वाली बात। आइए डिटेल में आप समझाते हैं। यहाँ पे एक ही करके आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट ये दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता। मान लीजिए यहाँ पे आप इमेज के माध्यम से अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है। अब इस कंपनी में मान लो वस्तु उत्पादन करने है, एनीवन कोई वस्तु उत्पादन करनी है, ठीक है। या मान लीजिए गन्ने की ये जो है चीनी मिल है और यहाँ पे चीनी बनना है। तो भैया जब गन्ना ही नहीं रहेगा यानी कच्चे माल ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है चीनी बनेगा कैसे? वही चीज यहाँ पे है। यानी अगर आपके पास जो सामग्री है, कच्चे सामग्री जो है वो नहीं रहेंगे तो कंपनी में उत्पादन नहीं हो पाएगा। और कंपनी में जो उत्पादन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वो उद्योग भाई खत्म हो जाएगा, या तो बंद हो जाएगा या तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मतलब नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे
सस्ते एवं कुशल श्रमिक, सस्ते एवं कुशल श्रमिक का मतलब ये है कि हर कंपनी वाला, हर ये बिजनेसमैन वाला ये चाहता है कि उसके पास जो है सस्ते श्रमिक हो और कैसे हो, कुशल श्रमिक हो। ठीक है, ताकि वो जैसे मशीन होती है, जैसे मशीन होता है उसको ऑपरेट कर सकें, मशीन को अच्छे से चला सकें। तो हर एक दुकानदार, एक कंपनी, एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाए। तो जिन क्षेत्रों में सस्ते कुशल श्रमिक मिलते हैं वहां उद्योग प्रभावित होते हैं। ऐसे समझ के आप लिखेंगे, पूरा काम ओके हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, कंपनी आपने खोल दिया है लेकिन आपके पास पावर ही नहीं, बिजली ही नहीं है, बिजली का सुविधा ही नहीं है। जब तक बिजली की सुविधा नहीं रहेगी कंपनी नहीं चल पाएगी भैया, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए पावर का इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब पावर होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, शक्ति के साधन में बिजली होना चाहिए, तभी कंपनी वो अच्छे से चल पाएगी। तो जहां आसानी से बिजली उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं, वहां पे जो है उद्योग स्थापित होते हैं और प्रभावित भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है यहाँ पे। अगला है परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन, सिंपल सी बात यह है कि भैया कंपनी में वस्तु उत्पादन हो रहा है लेकिन आपके पास परिवहन के साधन ही नहीं है, तो क्या अपनी वस्तु को मार्केट तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन परिवहन के अगर आपके पास साधन है तो आसानी से मार्केट तक पहुंचा सकते हैं और आपका काम होता रहेगा, उत्पादन भी होता रहेगा, मार्केट में सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार की सुविधा। अगर मान लीजिए सब कुछ आपके पास ओके है, कंपनी है, चल रही है, कंपनी भी है, परिवहन का साधन भी है और उत्पादन भी हो रहा है, सब कुछ काम ओके है, लेकिन मार्केट ही ना हो, बाजार ही ना हो, तो मार्केट जब नहीं रहेगा तो क्या आप अपनी वस्तु को बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे दोस्तों, अगर समझ नहीं पाएंगे तो एक लाइन भी लिखना दुश्वार हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, अगला पॉइंट यहाँ पे है सरकार की उदार नीति। सरकार की उदार नीति का मतलब ये है कि जो सरकार है वो टैक्स वगैरह में छूट दे दे, ताकि जो है जो छूट मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो वस्तु की जो कीमत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो जनता उसे आसानी से खरीद सकेगी। जब जनता खरीदेगी तो ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन होगा और फिर ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन होगा तो कंपनी का भी फायदा होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी का फायदा जुड़ा होता है इसमें। तो सरकार की जो उदार नीति है ये होना चाहिए। तो ये पॉइंट था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से तरीके से मैंने इसे प्रेजेंट किया है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कवर किया है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा करके पूछ लेगा कि ग्रामीण यहाँ बस्तियों रहेगा, ये बस्ती है, ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रतीकों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पेपर में, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए अच्छे से डायग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, डायग्राम, कोटेशन, फिगर, मैपिंग। अगर ज्योग्राफी है तो समझ जाइए कि आप डायग्राम का, फिगर का, कोटेशन का, मैपिंग का प्रयोग करेंगे तो 70 में 70 नंबर दोस्तों आपका रखा है। माइक लाल कोई काट नहीं सकता अगर आप फिगर से, फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, मैपिंग से अपने आंसर को प्रेजेंट किए हैं। लिखने का 100% सही तरीका दोस्तों ये है कि आप अच्छे से अपने आप को कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखते चले जाते हैं लेकिन लिखने की शैली पता नहीं होती है, तो आपको वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में समझ जाएंगे, अच्छी बात है। नहीं समझ पाएंगे कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा जब वक्त नहीं रहेगा आपके पास में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भारत की ग्रामीण वस्तु के प्रकार हेडिंग डाल दीजिए और इसे फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। यहाँ पे जो है गुच्छित बस्ती, ग्रामीण वस्तु के प्रकार होते हैं, अच्छे से विथ फिगर के माध्यम से व्याख्या करने वाले हैं। इसके बाद अर्धगुच्छित बस्ती है, पल्ली बस्ती है, परिचित बस्ती है, सघन बस्तियां हैं। ऐसी बस्तियां जो हैं आपको ग्रामीण बस्तियों में देखने को मिलती हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी व्याख्या करते हैं विथ फिगर के माध्यम से।
ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती का मतलब आप देखिए, पहले आप अंगूर का गुच्छा देखिए, ठीक है, अंगूर का गुच्छा देखिए या फिर जो है आप चाबी का गुच्छा देखिए। इसमें से आप जब अंगूर का गुच्छा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सारे अंगूर आपस में गुच्छे हुए हैं। जो सारे अंगूर गुच्छे हुए हैं इसका मतलब गुच्छित है ना। तो नाम से स्पष्ट है, गुच्छा मतलब गुच्छित होना। और ये बस्तियां जो होती हैं बहुत ही सघन होती हैं, ठीक है, बहुत ही सघन होती हैं। घर पास पास में होते हैं, रास्ते बहुत पतले पतले होते हैं, सकरे सकरे रास्ते होते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। आबादी बहुत ज्यादा बसी होती है। तो देखिए इसमें लिखेंगे गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं या ग्रामीण बस्तियों की एक प्रकार होती है जहां घर या झोपड़ी आसपास पास पास एक दूसरे के सटी हुई होती हैं और गलियां बहुत सकरी होती हैं। ये बस्तियां समान उपजाऊ और धरातल क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऐसी बस्तियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो धरातली क्षेत्र है, मैदानी भाग है, यहाँ पर ज्यादा देखने को आपको मिलती हैं। और गुच्छित बस्ती आराम से समझ सकते हैं कि वे बस्तियां जो पास पास, जिनके घर पास पास होते हैं, रास्ते सकरे होते हैं, उन्हें गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है अर्धगुच्छित बस्ती। मान सिंपल सी बात, ये एक बड़ा सा अंगूर का गुच्छा है, उसमें से आधा गुच्छा निकाल लीजिए तो अर्धगुच्छित हो जाएगा। वही बात यहाँ पे है, जब एक बड़ी गुच्छित से एक छोटी सी गुच्छित अलग होती है तो उसे अर्धगुच्छित के नाम से जाना जाता है। एक बड़े से परिवार से जब कोई छोटा एक फैमिली अलग हो जाता है तो उसे अर्धगुच्छित के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जो अर्धगुच्छित होते हैं इसमें घर थोड़ा दूर दूर हो जाता है। दूर मतलब क्या, जैसे एक बड़ी गुच्छित है उससे अलग हो जाती है, वही अर्धगुच्छित बस्ती के नाम से जाने जाती है। इसमें लिखेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां परिचित बस्तियों की एक प्ररूप को ही कहते हैं। ये बस्तियां किसी बड़े गांव के टूटने या विखंडन के बाद बनती हैं। सीमित क्षेत्र में गुच्छित बस्ती होने की प्रवृत्ति बनती है। ये बस्तियां गुजरात के मैदान में, राजस्थान के हिस्सों में पाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है यहाँ पे पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पल्ली बस्ती वही बस्तियां होती हैं जो भौतिक रूप से कई इकाइयों में बटी होती हैं, लेकिन उन सभी इकाइयों का नाम एक ही होता है और इसको स्थानीय तौर पे अलग अलग नामों से जानते से पान्ना है, पाड़ा है, पाली है, नगला है, ढांडी है, ऐसा नाम होता है इनका, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। जैसे मान लीजिए आपका एक गांव है, ठीक है, गांव का नाम एक ही होता है लेकिन उस गांव में अलग अलग पूर्वे बने होते हैं, अलग अलग छोटा छोटा कस्बा बना होता है। गांव का नाम एक ही होता है लेकिन छोटे छोटे जो पूर्वे होते हैं उन्हीं को पल्ली बस्ती के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अलग से भी पूछता है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो अगर एक लाइन में समझना है तो आप इतना समझ जाइए कि पल्ली बस्ती वही बस्ती होती है जिनके अलग अलग पूर्वे होते हैं, अलग अलग कस्बे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका एक अलग अलग अपना क्षेत्र होता है लेकिन उन क्षेत्रों की नाम जो है एक ही होता है और वो बटी होती हैं, उन्हीं को पल्ली बस्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग नाम पे जो है इन्हें पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला आदि के नाम से इन्हें जानते हैं स्थानीय तौर पे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती। ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती क्या है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से फायदा यही होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो यहाँ से प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती अगर आपसे अलग से पूछ ले 2 नंबर में तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। लिखेंगे प्रक्षिप्त बस्ती या फिर जो है एकांकी बस्ती वे बस्तियां होती हैं जो बिखरी हुई बस्ती होती है। एक ऐसा बस्ती जिनका प्रतिरूप मकान दूर दूर होते हैं, रास्ते जो है काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है, मकान भी दूर दूर होते हैं और ये जो है बिखरे हुए होते हैं। तो इन्हें हम एकांकी बस्ती के नाम से या प्रक्षिप्त बस्ती के नाम से जानते हैं। मान लीजिए एक अंगूर का गुच्छा है, वही जब बिखर जाए तो वही प्रक्षिप्त बस्ती या एकांकी बस्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए कुछ आगे पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, सघन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये है सघन पॉइंट वाला। तो यहाँ पे जो सघन बस्तियां हैं ये वही बस्तियां होती है, नाम से है स्पष्ट सघन। तो सघन का मतलब क्या होता है, सघन का मतलब बहुत ज्यादा घना होना। वैसे देखा जाए तो गुच्छित बस्तियों का ही छोटा सा रूप होती है जो सघन बस्तियां होती हैं, ठीक है। तो सघन का मतलब बहुत ज्यादा घनी है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में करोड़ों की आबादी है, पूरा पूरा सघन है, घना, पूरा घना है। तो ऐसी बस्तियां सघन बस्तियां कहलाती हैं जो पूरी तरह से अब घनी हो,
और पूरी रास्ते सकरे होते हैं, उसमें भी घर पास होते हैं, गुच्छित वस्तुओं का ही पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, आराम से इसमें आप समझ के इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया है, जहां तक मुझे उम्मीद है मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बात करूंगा अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि जो है आप अच्छे से उसे तैयार कर पाए। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।